मरना तो एक दिन है सभी को, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो जो रोज ढल के भी हर दिन नई उम्मीद से निकलता है। नए साल की नई सुबह में नई आशा और नई उम्मीदों के साथ आप सभी को सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 108वीं कड़ी में देशवासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। कहा, विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की भावना से भरा हुआ है देश। साल 2024 में भी विकास की गति बनाए रखने का किया आह्वान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी देशवासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर देशवासियों के उत्साह को प्रधानमंत्री ने बताया अभूतपूर्व। राम और अयोध्या पर लोगों द्वारा बनाए गए गीतों और कविताओं की सराहना की। हैशटैग के साथ राम से जुड़ी रचनाओं को साझा करने की देशवासियों से की अपील। शानदार 2023 के बाद नए साल में इसरो की पहली उड़ान। आज लॉन्च होगा PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। भारत का पहला और नासा के इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा समर्पित पोलारिमेट्री मिशन। ब्लैक होल्स, आकाशगंगा और रेडिएशन पर करेगा स्टडी, सामने आएंगे ब्रह्मांड के राज। समुद्री क्षेत्र में बढ़ती घटनाओं के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री सुरक्षा अभियान किया तेज। हवाई निगरानी बढ़ाई, युद्धपोतों की संख्या में किया इजाफा। भारतीय तटरक्षक बल के साथ कर रही है समन्वय। और गृह मंत्रालय ने तहरीक-ए हुर्रियत पर लगाया प्रतिबंध। UAPA के तहत संगठन को घोषित किया गैर कानूनी। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का लगाया आरोप। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। नए साल के पहले दिन इसरो नया इतिहास रचने जा रहा है। 4 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप आज इसरो के PSLV C58 मिशन के तहत अंतरिक्ष में एंट्री करेंगे, जो पेलोड लॉन्च करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इस पहले एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट को रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 महज 21 मिनट में अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाएगा। इस रॉकेट का ये 60वां मिशन होगा। इस मिशन में एक्सपोसैट के साथ साथ 10 अन्य उपग्रह भी पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होंगे। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में SDSC शार से सुबह 9:10 पर होगा। इस मिशन से एक्सपोसैट को पूर्वी निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एक्सपोसैट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसरो का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है जो अंतरिक्ष से एक्स-रे की माप का अध्ययन करेगा। ये दीर्घकाल में अंतरिक्ष में एक्स-रे के स्रोत का भी अध्ययन करेगा। इस उपग्रह में 2 भार पोलिक्स और एक्स-स्पेक्ट्स लगे हैं। PSLV C58 इसरो की अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी नवाचार में प्रगति करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सराबोर है। मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में उन्होंने देशवासियों से इस भावना को वर्ष 2024 में भी बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली पर रिकॉर्ड कारोबार ने सिद्ध कर दिया है कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बूते ही भारत ने वर्ष 2023 में कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। विकास की इस गति को नए वर्ष यानी 2024 में भी बनाए रखना होगा। आज तो हमारी साझा यात्रा का ये 108वां एपिसोड है। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के,
108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिखकर अपने यादगार पल साझा किए हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग है और लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई नए भजन और गीत बनाए गए हैं और स्वयं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ गीतों और भजनों को साझा किया है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर #श्री राम भजन के साथ साझा करने का अनुरोध किया। मेरे परिवारजनों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि #श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि हर भारतवासी की उपलब्धि है और हमें पंच प्राणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वर्ष 2024 के आगाज की। देश विदेश में लोग आनंद और उत्साह के साथ वर्ष 2024 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्र को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2024 सभी के लिए प्रसन्नता, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कहा कि जनता को राष्ट्र की प्रगति में योगदान करते रहना चाहिए, राष्ट्र और समाज को समृद्ध बनाने की शपथ लेनी चाहिए। शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नया साल हर किसी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। उन्होंने भारत की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि में योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ नए साल की शुरुआत करने का आह्वान किया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री के तमिलनाडु और लक्षद्वीप दौरे की। प्रधानमंत्री 2 से 3 जनवरी को तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान तमिलनाडु में रेल, सड़क, तेल और गैस और शिपिंग क्षेत्रों से संबंधित अनेक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। IGCAR कलपक्कम में तैयार स्वदेशी प्रमाणित फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट यानी DFRP भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं प्रधानमंत्री भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री 1,150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लक्षद्वीप द्वीपों को दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों से संबंधित विकास परियोजनाओं से लाभ होगा। आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार भारत को एक रणनीतिक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए घरेलू रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम का सुदृढ़ आधार विकसित कर रही है। रविवार को तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मंत्रालय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहली बार हथियारों के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की, जिसके अंतर्गत 509 ऐसे रक्षा उपकरणों की पहचान की गई है जिनका निर्माण अब स्वदेशी रूप से किया जाएगा। इसके अलावा हमने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 4 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची भी जारी की है, जिसमें 4,666 वस्तुओं की पहचान की गई है जो अब भारत में ही निर्मित होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने घरेलू रक्षा विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है और पहली बार उत्पादन 1 लाख करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में व्यापारिक जहाजों पर कई हमले होने के बाद मध्य और उत्तरी अरब सागर में निगरानी और जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। नौसेना ने कहा है कि विध्वंसक पोतों और युद्ध पोतों को मिलाकर कार्य समूह बनाए गए हैं और व्यापारिक जहाजों की सहायता और समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने के लिए इनकी तैनाती की गई है। समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए लंबी दूरी के समुद्री गश्ती युद्धपोत और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की तैनाती की गई है। भारतीय नौसेना प्रभावी निगरानी के लिए तट रक्षक बल के साथ समन्वय कर रही है। नौसेना ने कहा है कि मध्य और उत्तरी अरब सागर में निगरानी के लिए राष्ट्रीय नौवहन एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। भारतीय नौसेना क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में राजस्थान पेंशनर्स समाज के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। इसके बारे में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्होंने माता पिता तुल्य वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि निष्ठा के साथ राजकीय सेवा करते हुए उन्होंने देश की प्रगति का आधार तैयार किया। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे कर्तव्य पथ पर समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन पेंशनर्स ने
समय समय पर संवेदना के साथ जरूरतमंदों की सहायता कर मानवता के प्रति अपना धर्म भी निभाया। उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ समाज को निरंतर मिल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज इन पेंशनर्स का जितना सम्मान करे उतना कम है। उनकी सेवा भावना हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत गुट को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये गुट जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन लागू करने की कोशिशों में लगा था। उन्होंने कहा कि इसे भारत विरोधी दुष्प्रचार और जम्मू कश्मीर में अलगाववाद के लिए आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति या संगठन पर अंकुश लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में सभी विकसित भारत संकल्प यात्रा योजनाओं के साथ साथ भारत सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं 100% संतृप्ति के करीब हैं। ये बात रविवार को उधमपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक के बाद कही। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में जिला प्रशासन के अधिकारियों और यूईईडी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की संक्षिप्त समीक्षा भी की। केंद्रीय मंत्री ने पीएमजीएसवाई सड़क कनेक्टिविटी और क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत व्यय और कार्यों को पूरा करने में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने बीडीसी, डीडीसी, एमसी उधमपुर के पूर्व पार्षदों, पंचायती राज संस्थानों और प्रमुख नागरिकों के साथ भी बातचीत की। बातचीत के दौरान विभिन्न मुद्दे और मांगें सामने आई, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जिले के संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान और निपटारे के निर्देश जारी किए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देविका घाट का दौरा भी किया। इसके दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घाट क्षेत्र की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए समर्पित फीडर सुनिश्चित करने के लिए पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद उधमपुर के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अब बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। आयोग का गठन राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया होंगे। 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। वहीं ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। सुप्रभात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 1 जनवरी को नए साल के तौर पर मनाने की शुरुआत ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मानी जाती है। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी। इससे पहले पूरी दुनिया रूस का जूलियन कैलेंडर फॉलो करती थी। इस कैलेंडर में केवल 10 ही महीने थे। इसके बाद अमेरिका के नेपल्स के फिजिशियन एलोयसिस लिलियस ने नया कैलेंडर दुनिया के सामने पेश किया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर ही था जिसमें 1 जनवरी को साल का पहला दिन माना गया। 1 जनवरी साल 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का कार्य आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही यह पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने में भी सहायता करता है। WTO के व्यापार नीति ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।